Yes, hello to all. I welcome you all to this new daily news digest session. Today is 3rd of November, and we have some interesting articles from the various newspapers. पहला आर्टिकल जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ दिस बेसिकली इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फॉल अमिड रिफाइनरी शटडाउन्स इन वेस्ट एशिया टेंशन. ये आर्टिकल मुझे इसलिए अच्छा लगा बिकॉज इसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर बात की गई है कि क्रूड ऑयल जो है वो किस तरह से उसके इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं. एंड आई हैव सीन क्वेश्चंस के कई बार यूपीएससी नंबर्स पूछ लेता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ट्रेंड क्या रहा है, इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग. तो उस सेंस में दिस इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे फिर एक बड़ा अच्छा डेटा दिया हुआ है. इंपोर्ट वॉल्यूम्स फ्रॉम द टॉप 5 सप्लायर्स. रशिया इज द हाईएस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल, followed by Iraq, Saudi Arabia, UAE and US. तो आई थिंक स्टूडेंट्स शुड मेक अ नोट ऑफ दिस कि हमारे टॉप ऑयल सप्लायर्स एग्जैक्टली हैं कौन. फिर ये लोकल डेटा या सीजनल या कहना चाहिए कि पीरियोडिक डेटा भले ही याद ना रखें तो चल जाएगा. एक टर्म और यहाँ पे लिखा हुआ है, बीपीडी. बीपीडी इज बेसिकली बैरल्स पर डे. दिस ऑल्सो नीड्स टू बी रिमेंबर्ड बाय स्टूडेंट्स. इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव जो लिखा हुआ है कि यूरल माउंटेन्स. अब यूरल माउंटेन्स बेसिकली आर लोकेटेड इन रशिया. तो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. एंड इट इज ऑल्सो द मेन स्टे ऑफ इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस एंड अकाउंट्स फॉर ओवर 3/4 ऑफ रशियन ऑयल इंपोर्टेड बाय इंडियन रिफाइनर्स. तो हमें ये याद रखना है कि यूरल माउंटेन रेंज एंड इट सराउंडिंग एरियाज, यहाँ से लगभग 3/4 जो क्रूड ऑयल है हम वो इंपोर्ट करते हैं. Import of some other Russian crude rates, however, declined and led to overall slide in imports, जो अभी रिसेंटली देखा गया है कि कुछ हद तक कम हुआ है. इसका एक कारण यूक्रेन, इराक एंड सऊदी अरेबिया. प्रायर टू वॉर इन यूक्रेन, इराक एंड सऊदी अरेबिया वर द टॉप 2 सप्लायर्स. बट हुआ ये कि रशिया के साथ यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो उस केस में व्हाट हैपेंड वाज रशिया बिकेम अ मेजर सप्लायर बिकॉज रशिया का ऑयल यूरोप या यूएस नहीं खरीद रहा था. इस वजह से इंडिया को बहुत सारा ऑयल मिलने लगा और डिस्काउंटेड रेट्स में रशिया ने ये ऑयल दिया. And as the world's third largest consumer of crude oil with a high import dependency of over 85%. This also is a number which needs to be remembered by students कि हम जितना ऑयल कंज्यूम करते हैं उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं. इंडिया इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड जैसे ही हमें डिस्काउंटेड रेट्स पे रशिया ने ऑयल प्रोवाइड करने की बात की, वी लैश्ड ऑन टू इट एंड वी बेसिकली ब्रॉट बॉट अ लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया. तो उस सेंस में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. फिर अगला एक आर्टिकल और है जो मुझे आईएलओ से रिलेटेड लिखा. मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन रिमेन आउटसाइड द लेबर फोर्स ड्यू टू केयर ड्यूटीज. अब केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी पे यूपीएससी ने मेंस में 2 बार क्वेश्चन पूछा है. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विच नीड्स टू बी नोन टू स्टूडेंट्स. और आईएलओ की रिपोर्ट है तो इसका रिपोर्ट का डेटा भी बहुत अच्छा कहना चाहिए कि सिग्निफिकेंट माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. तो इंडिया हैज 53% ऑफ women outside the labor force due to care responsibilities. Please note down this number and this needs to be remembered by students and need further investment in the care economy. This has been said by ILO. और ये कहा गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एक और टर्म जो है जिस पे अभी काम करने की जरूरत है. तो इस टर्म को भी नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये टर्म आप लोग अपने आंसर्स में यूज करेंगे. In comparison, just around 1.1% of men stay outside the labor force due to care responsibility in India, which is a very very low number. है ना. तो हमारे वहां देखा जाता है कि विमेन की ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है केयर गिविंग. Men usually do not involve themselves in this particular role, and that is why this number is very very poor. Right. So this is the high proportion of women staying outside the labor force comes amid concerns over low female labor force participation rate. और since केयर गिविंग में वो ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो ऑटोमेटिकली उस वजह से कम हो जाता है. फिर एक सर्वे जो यहाँ पे लिखा हुआ है विच स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. ये बहुत रेगुलरली कंडक्ट होता है और इस 2023-24 के सर्वे के मुताबिक 36.7% of females and 19.4% of the workforce in India is engaged in unpaid work. Unpaid work is something for which you do not get remunerated. In household enterprises, as against 37.5% females and 18.3% of total workers in the country. फिर यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बात की है तो आई थिंक स्टूडेंट्स को जान लेना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है इस तरह के फैक्टॉइड्स. प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम नीचे जाएं तो केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काफी अच्छा उन्होंने रीजन बताया कि ऐसा क्यों होता है कि विमेन इस तरह से आउटसाइड द लेबर फोर्स होती है और उनका इम्पैक्ट क्या होता है. तो देखा गया है कि पीपल विथ लोअर एजुकेशन और जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो ज्यादा उनको बैरियर्स होते हैं, ज्यादा मुश्किलें आती हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल विद सम वेरी रेलिवेंट डेटा विच स्टूडेंट्स शुड मेक अ नोट ऑफ. और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी
अच्छा आर्टिकल है। नाउ आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व एंड यस सर। ये आर्टिकल मुझे लगता है कि ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा है, और अगर इसको जेंडर गैप इंडेक्स के साथ क्लब किया जाए तो और सही रहेगा। बिल्कुल सर। जो भी इस तरह के इंडाइसेस का रिपोर्ट का नंबर्स जो निकल के आते हैं, आई थिंक स्टूडेंट्स को अगर ये अपने आंसर कॉपीज में लिख लें या कहीं जहाँ पे भी वो नोट बना रहे हैं वहां लिख लें, तो एग्जाम में इस तरह का डेटा कोट करना बहुत अच्छा रहता है। तो कन्हैया सर को मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ टू टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। थैंक यू सर। आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं मैंने द हिंदू से लिए हैं। दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट वन जो है वो है रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिजेस। सुप्रीम कोर्ट्स न्यू गाइडलाइन एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान इन 6 years। तो 2030 का इसमें टारगेट बनाया है टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान में। राजस्थान में क्यों? इसमें स्टार्टिंग में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, जिसके अकॉर्डिंग 25.4% वुमेन एज्ड बिटवीन 20 and 24 इन द स्टेट वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है राजस्थान के लिए। तो बाकी स्टेट्स को कंपेयर करें तो हाईएस्ट नंबर राजस्थान में ही है। तो इसके कारण इसको टारगेट किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन निकाली है। तो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? एक तो टारगेट इंपॉर्टेंट है बाय 2030। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और इस एक्ट के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट हियर इज द वे फॉरवर्ड, करना क्या चाहिए। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जो इशू की है उसके अकॉर्डिंग जो फोकस किया गया है उसमें लिखा गया है कि द फोकस शुड बी एम्पावरिंग चिल्ड्रन अबाउट देयर राइट्स एंड मेकिंग विलेज पंचायत, स्कूल अथॉरिटीज एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर एनी चाइल्ड मैरिज इन देयर विसिनिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करना चाहिए, जो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पार्ट। एट द सेम टाइम कुछ और चीजें इसमें मेंशन है, जैसे प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड prosecution models should be adopted in enforcing the 2006 चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो काम की है। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा जो इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो रहेगा सेम न्यूज़पेपर से है, आज के द हिंदू से। सो दिस इज द आर्टिकल। ये आर्टिकल है रिगार्डिंग सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ फॉर रिस्क रिडक्शन। तो ये इंटरनेशनल एफर्ट है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके ऊपर स्टेटमेंट है इन द रिसेंट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप होता क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम आप देखोगे इसमें क्या क्या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसपे फोकस करना चाहिए, जिसपे फोकस बढ़ाना चाहिए, वो यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ऑन नॉलेज शेयरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू इनहेंस द डिजास्टर रेजिलियंस। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। काफी डिजास्टर ऐसे होते हैं जो क्रॉस बॉर्डर होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे साइक्लोन्स हैं जो जनरली सिर्फ एक कंट्री को अफेक्ट नहीं करता, सुनामी है जो सिर्फ एक कंट्री की कोस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, मल्टीपल कंट्रीज को अफेक्ट कर सकता है। कभी कभी फ्लडिंग होती है तो वो भी क्रॉस बॉर्डर होती है, तो उसका भी अर्थक्वेक है उसमें भी कोई बॉर्डर नहीं होती। तो इन सब डिजास्टर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और इसके साथ साथ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कुछ कंट्रीज अडॉप्ट करती है, वो उससे बाकी कंट्रीज को भी हेल्प मिल सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। सेंटाई फ्रेमवर्क स्टूडेंट्स को रीड करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो कब अडॉप्ट किया गया था। एंड व्हाट इट एडवोकेट्स फॉर इज द सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस इन लाइफ, livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of person, businesses and community। सो अल्टीमेटली ये रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए इस फ्रेमवर्क को बनाया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो GS3 का पार्ट है उसमें रेगुलरली 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं मेंस में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है कि जो फर्स्ट ये ग्रुप जो है G20 का, दिस वाज द फर्स्ट सच वर्किंग ग्रुप ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एज इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन इन इंडियाज इनिशिएटिव ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रायोरिटीज यहाँ पर मेंशन जो इंडिया, फॉर एग्जांपल this is the basis of 5 priorities talked about during the India's G20 presidency। उसमें जो included हैं वो हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, फाइनेंसिंग, रेजिलिएंट रिकवरी
एंड नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशंस। तो ये इम्पोर्टेंट वे फॉरवर्ड हो सकता है, या फिर हम इसको डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में इंक्लूड कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट गौरव सर टू कंटिन्यू द डिस्कशन। थैंक यू सर। सो दो आर्टिकल्स हैं आज मेरी तरफ से, बोथ फ्रॉम टुडेज एडिशन ऑफ हिंदू। और वो दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और जीएस पेपर 3 से रिगार्डिंग है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो पहला जो आर्टिकल है, व्हाट आर की टेक अवेज फ्रॉम द कॉप 16। दिस कॉप 16 वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो कॉप 16 अभी कैली कोलंबिया में हुआ है, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि किधर हुआ है। देन देयर इज अ मेंशनिंग ऑफ 13 to 30 एग्रीमेंट। तो ये 13 to 30 एग्रीमेंट क्या है? तो इट इज लाइक वी हैव टू कंजर्व 30% ऑफ लैंड resources and 30% of women, ocean resources as in terms of biodiversity conservation by 2030। तो ये इसकी बात करता है। फिर देन देयर इज लाइक क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो इस एक प्रीसीडिंग कॉप हुआ था इन मॉन्ट्रियल। तो वहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। तो ये बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट वाज लाइक की टेक अवेज फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क, तो ये स्टूडेंट को ये जानना चाहिए। अदर देन लाइक इट इज टॉकिंग 30 by 30, दे वाज लाइक रिड्यूसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्वेसिव एलियन स्पीसीज बाय 30%। तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज क्या आता है? तो एलियन स्पीसीज जो न्यूज में होते हैं उनको वो जान लें, क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और एक और बात थी इसमें कि सेटअप अ मैकेनिज्म फॉर बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस। तो ये एक अपने आप में बोन ऑफ कंटेंशन रहा। एक जो नेक्स्ट आर्टिकल आएगा वो भी इससे रिलेटेड है, तो हम उस पर बात कर लेंगे तब। और इसमें फिर ये भी आया है कि इंडिया इसका रोल क्या रहा है। इंडिया इंडिया ने एग्जैक्टली कंजर्वेशन एफर्ट क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इंडिया हैज लाइक यहाँ पे हम बात करेंगे। इंडिया हैज प्रेजेंटेड एन अपडेटेड बायोडाइवर्सिटी प्लान वेयर इट हैज स्टेटेड दैट इट एक्सपेक्ट टू अराउंड कुछ इतने अमाउंट, ये अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया का ये अपना एक रोल है। और इसके अलावा इंडिया ने जो बिग कैट अलायंस है उसको सेटअप किया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर्स एंड अदर बिग कैट्स। और उसके बाद इंडिया ने रामसर साइट्स जो है वो 26 की थी 2015-2016 तक, जिसको अब 85 कर दिया गया। एंड प्लान इट इज टू लाइक रेज इट टू द 100। सो इंडिया इज लाइक working in this direction of the conserving the biodiversity at own level। And then it is also like there is a like a implementation of national biodiversity action plan। और यहाँ पे बात फंडिंग की भी हो रही है। जैसे हम इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, उसमें फंडिंग की बात आती है, वो डेवलप नेशन की तरफ से की जाती है। तो वहाँ यहाँ पे भी एक ये वाली बात है कि developed nation should fund the what will require resources for the conservation of the biodiversity। So this is the basic takeaway from this article। Now moving to the next article, uh, this is like UN submits approves fund to the share profit of genetic data। तो ये एक तो मिलता जुलता ही टॉपिक है। और द ए यूएन समिट जो अभी कोलंबिया में हुआ, इस एक बात बन गई है, कंसेंसस बन गई है कि जो ये बेनिफिट एंड एक्सेस शेयरिंग वाली बात है इस पे, कि इसको कैसे हम लोग आगे ले जाएंगे। तो ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग होता क्या है? तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वाज फर्स्ट रीच ड्यूरिंग द नगोया प्रोटोकॉल ऑफ 2010। तो नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग होता क्या है? लाइक देयर आर सम लोकल रिसोर्सेज, कोई प्लांट है या कुछ है, अगर हम उसका जेनेटिक सीक्वेंस करवाते हैं और उसका एक मेडिसिनल इफेक्ट है, तो दैट बेनिफिट शुड अक्रू टू द लोकल पीपल ऑल्सो। सो बिग कंपनीज आर रीपिंग द रिवार्ड्स ऑफ द like medicinal benefit of plant or microorganism, but the वेयर इट इज फाउंड द लोकल इन्वायरमेंट, तो वहाँ के लोकल पीपल को कुछ मिलता नहीं है। तो ये बात सबसे पहले नगोया 2010 में स्ट्रक्ट बात करी गई थी, और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात नगोया में की गई थी। तो यहाँ पे उसी की उसको उसको कैसे ले जाएगा, हाउ देयर विल बी लाइक, हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं बेनिफिट शेयरिंग को, हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये बात इस पे आया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है डिजिटली सीक्वेंस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसको डीएसआई बोला जाता है। हो सकता है एग्जाम में ये आ सकता है डीएसआई, व्हाट इज इट इज डीएसआई। सो एंड द एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट टेक अवे लिखा हुआ है, द एग्रीमेंट डिटरमाइंस द यूजर्स द कमर्शियली बेनिफिट वुड कंट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट रेवेन्यू टू ग्लोबल फंड। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज लाइक बेसिक टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल, लाइक नगोया प्रोटोकॉल कब रीच हुआ, ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या है, एंड ये डिजिटल शेयरिंग डीएसआई क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट टेक अवे हो जाता है इससे। और इस पे हम देखेंगे क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइक
आप देखोगे इसमें लिखा डिस्क्राइब द आउटकम्स ऑफ 26 सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और इंडिया का स्टैंड क्या रहा। तो हो सकता है वो इस तरह से पूछ ले कि COP 16 में इंडिया का प्रोटोकॉल, इंडिया का स्टैंड क्या रहा और बेसिक टेक अवेज क्या है। आप इधर देखेंगे कि नगोया प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आया हुआ 2013 में। इंडिया में एक स्ट्रक्चर है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, उसके अंदर में स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आते हैं एंड देन BMGs आते हैं। तो ये फिर यहाँ पे देखेंगे 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ। तो इट इज ऑल इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन है बायोडाइवर्सिटी का। So with this, my portion comes to end and we conclude today's session. Thanks for watching.